Preview. आदाब अर्ज़ है। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो मोहब्बतें आप दे रहे हैं उसे जारी रखिए। एक वक्त था जब डॉक्टर को भगवान कहा जाता था और वक्त के साथ साथ या वक्त बदलते बदलते एक कहावत ये भी थी कि ऊपर वाला बंदे को पुलिस स्टेशन, कोर्ट और आज उसमें एक ऐड हो गया है कि दवाखाने से बचाए। आज हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर शोएब हाशमी साहब, हॉस्पिटल के एमडी है और सारा शहर उन्हें बखूबी जानता है। उनकी हमदर्दी, उनका जो काम है उसे लोग पसंद भी करते हैं, इसलिए आज रूबरू के वो मेहमान हैं। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, वेलकम। सर, मेरा सवाल वही है कि एक ज़माना था जब डॉक्टर को भगवान का दर्जा दे दिया गया था। आज क्यों वक्त के साथ साथ ये हो गया कि आज लोग दवाखाने में आने से डरते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप तमाम के नाज़रीन को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। आपका जो सवाल है, लोग ऐसा कहा करते थे। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान भगवान का रूप नहीं हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक नोबल प्रोफेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले भी था और आज भी है। बस सिर्फ डिफरेंस ये आया है कि आजकल का जो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आम हो चुका है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम हो, इस पर बहुत सारे लोग अपने दिल से बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाते हैं। तो उसमें बहुत सारे वक्त में कुछ लोग जो किसी वजह से अपने ज़ाती मफाद से नाराज़ हो जाते हैं, तो वो लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं। दरअसल हमारे पास आने वाले 95% से 98% पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होते हैं और शुक्रिया अदा करके ही जाते हैं। जो लोग आमने सामने बात करते हैं और जो लोग उस तरह से हमारे से ट्रीटमेंट लेकर, कोई मैं हूँ या कोई और डॉक्टर हो, चाहे औरंगाबाद हो या महाराष्ट्र हो या इंडिया हो, अभी भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही इज़्ज़त करते हैं, उतना ही भरोसा रखते हैं और वैसा ही प्यार देते हैं। अगर खर्च की बात करें, अगर कोई बीमार हो जाए किसी के घर में, खुदा ना खास्ता, तो वो अकेला ही नहीं लेकिन उसका ख़ानदान भी जो है तो काफ़ी कर्ज में डूब जाता है। सबसे पहले तो मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाता है और उसके पास में पैसों के मसाइल है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली तो ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है कि उन लोगों के लिए वो इलाज के लिए उस तरह की सहूलियात फ़राहम करें कि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख ही ना करना पड़े। अब रही बात प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर कोई मरीज़ इलाज के लिए आता है तो हॉस्पिटल में अखराजात बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। दरअसल हॉस्पिटल में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की मशीनरी, वहाँ के उनके अपने रोज़मर्रा के अखराजात, स्टाफ की पेमेंट, लाइट का बिल, जिस तरह की भी जो चीज़ें होती हैं, तो हॉस्पिटल की भी अपनी कुछ मजबूरी है कि उस सेटअप को क़ायम करके उसको जो चलाना होता है, तो उसमें गवर्नमेंट ने हर कदम कदम पर टैक्सेस रखी हुई है और हर चीज़ कमर्शलाइज़ की हुई है। हॉस्पिटल को किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं है, हॉस्पिटलों को किसी किस्म की गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं मिलती है। जो कुछ भी करना है वो डॉक्टर या इन्वेस्टर ने अपनी जेब से पैसे लगाकर एक बहुत बड़ी सर्विस को खड़ा करता है और उसके ज़रिए लोगों की आज भी वो खिदमत ही करता है। लेकिन उस, जैसे मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में भी कहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनका कोई हॉस्पिटल या पेशेंट से लेने देना नहीं होता है, वो लोग ये गलत फहमियाँ फैलाते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद में से उनके साथ बात की जाती है कि आपको अखराजात क्या आएंगे, बीमारी क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि मैं हूँ या कोई और डॉक्टर हो, बहरहाल हम इंसान हैं, हमारा काम है कोशिश करना, नतीजे मिन जानिब अल्लाह होते हैं। सर, वक्त के साथ साथ जब हम छोटे हुआ करते थे तो इस शहर में 3-4 डॉक्टर हुआ करते थे, जिसमें डॉक्टर हीरालाल थे, डॉक्टर क्रिश्चियन थे, डॉक्टर जलील साहब थे और तकरीबन सारा शहर उन्हीं डॉक्टर के पास, डिलीवरी भी वहीं होती थी, बच्चे भी वहीं पैदा होते थे और हर बीमारी का इलाज भी वहीं था। वक्त के साथ साथ आपके फील्ड में अलग अलग शोबे बन गए हैं, हार्ट का अलग हो गया, किडनी का अलग हो गया, दिमाग का अलग हो गया, तो ये तरक्की करते करते हम लोग कहीं कुछ पीछे छोड़ तो नहीं दिया? जी नहीं, जहाँ तक आपका सवाल सुपर स्पेशलिटी के बारे में है, ये बेइंतहा ज़रूरी चीज़ है।
मैं ये मानता हूँ कि हर स्पेशलिटी में और हर सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स ने ट्रेंड होना चाहिए, चूँकि पेशेंट के जो मसाइल होते हैं, आज से जैसे आपने कहा 50 साल पहले एक MBBS डॉक्टर ही सारे ट्रीटमेंट करता था, तो उस वक्त में आपको ये पता है कि ना उस वक्त एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती थी, ना उस वक्त में बाईपास सर्जरी थी, ना उस वक्त डायलिसिस का निज़ाम था, ना उस वक्त पैदा होने वाले बच्चे को जो मसाइल, जिसका मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, मैंने उसमें फेलोशिप किया हुआ हूँ, तो ये एक सुपर स्पेशलिटी है। इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं थी। आप ये देखते थे कि बच्चा पैदा हुआ और वो इमीडिएट फौत हुआ कुछ मसले की वजह से, आज डेथ हो जाती थी, रेशो ज़्यादा था। तो आज उसको बचाने की कोशिश करने के लिए, कम से कम नुकसान हो, इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि उसको एक अच्छी स्पेशलिटी फराहम की जाए। उसी तरह से हर जगह सुपर स्पेशलिटी है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उससे बहुत पेशेंट फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, इलाज क्या इसलिए भी महंगा हुआ, आप मुझे करेक्ट कीजिए, कि डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर की यानी MBBS करना, फिर MD करने की तालीम हासिल करने के लिए जिस तरह का खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वही डॉक्टर समाज में अपना एक हॉस्पिटल खोलता है और वो अपनी जो पैसे इन्वेस्ट किया है वो वापस लेता है, इसलिए भी खर्च महंगा हुआ। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहूँगा। जितने भी लोग स्कूल में टीचर बनते हैं, जैसा आप डॉक्टर के बारे में आप कह रहे हैं, स्कूल में टीचर बनने से पहले क्या वो पैसे देता है या नहीं देता है? देता है, यानी आपसे मैं जवाब पूछ रहा हूँ। हाँ, देता है। तो क्या आप उस पर उंगली उठाते हैं कि वो पढ़ाई करा रहा है या नहीं करा रहा है, या वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है? एक सवाल ये। दूसरी सवाल, जब आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं, वहाँ अपनी मर्ज़ी से जा कर के जो आप शॉपिंग करते हैं, तो उसमें उसका एक इन्वेस्टमेंट है और उस पर वो चाहता है कि मुझे कुछ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिले। ये बिज़नेस है, करेक्ट। तीसरी बात यह है कि नौजवान बच्चे हो या उम्र रसीदा हो, अपनी शौक़ की खातिर चाय, सिगरेट, तंबाकू का आदत और बाहर खाना खाना, इन सब चीज़ों में कभी कोई सवाल नहीं उठता है, जबकि इनमें से कोई चीज़ भी ज़रूरी नहीं है। सवाल आपके पेशे पर उठना इसलिए ज़रूरी समझाऊं मैं कि आपका जो पेशा है नोबल पेशा है। तो मैंने कहा था मिसाल से समझाऊंगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ, हर शख्स, हर बिजनेस वाला इसमें जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें प्रॉफिट लेता है। लेकिन हॉस्पिटल ये एक पैसे कमाने की इंडस्ट्री नहीं है, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एटलीस्ट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है हॉस्पिटल बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा हेवी रहता है। उसका ना आम लोगों को अंदाज़ा है, ना उसको मैंने यहाँ बताना ठीक है, क्योंकि मैं एक बड़ा हॉस्पिटल चलाता हूँ और इंशाल्लाह एक और हॉस्पिटल HMG के नाम से अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, जो पुलिस मेस और कटकट गेट के बीच में है, वो भी 50 बेड का रहेगा। तो जब हम हॉस्पिटल की शुरुआत करते हैं, एक हेवी इन्वेस्टमेंट होता है, बैंक के लोन्स होते हैं। तो जिस तरह से हर हॉस्पिटल की बिलिंग सिस्टम होती है, उसके कंपैरिजन में ही उस बिल को रखा जाता है और आपसे एडमिशन के वक्त ये बात की जाती है कि भाई आपके एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड ये आ सकते हैं। आप या तो इस पर बात करें, उसमें क्लास रहेगा, जनरल वार्ड है, शेयरिंग रूम है, प्राइवेट रूम है, डिलक्स रूम है, ICU है, जो भी चीज़ें हैं। और खुदा न खास्ता कोई मजबूरी से वो अगर अफोर्ड नहीं कर पाए, जैसे मैंने कहा कि वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है कि वो उन पेशेंट्स का ख्याल रखे। जैसे अगर आपने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं लेना है तो आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, कॉरपोरेशन में जाएंगे, सेम सिस्टम है। हाँ, मुझे दर्द ये होता है कि हमने कम से कम पैसों में ये चीज़ों का इलाज करना चाहिए, जितना हम होगा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दर्द ये है कि वो करने के बाद भी लोग उंगलियां उठाना नहीं छोड़ते हैं। सर, मैं भी कह रहा हूँ कि आज हम जिस समाज में रहते हैं, चूँकि आप सियासत से भी बाखूबी वाकिफ़ है, एक समझ रखते हैं, एक अपनी स्टैंड रखते हैं। आज हम जिस समाज में रहते हैं, चाहे वो किसी भी ज़ात या धर्म का लोग हो, यहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब हैं। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क की ही अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोग मुतमईन नहीं हैं, हालांकि वहाँ पर फ्री इलाज होता है। तो आप जैसे लोग जो काबिल है, आप जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या चैरिटी के लिए भी आप लोग कुछ करना ज़रूरी समझते हैं? जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा ये जो हॉस्पिटल है, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, एशियन हॉस्पिटल। जो मैं दूसरा हॉस्पिटल शुरू कर रहा हूँ, उसका नाम है HMG। तो मैं वहाँ पर मैंने पूरा इरादा किया हूँ इंशाल्लाह कि वहाँ मैं चैरिटी के भी काम करूँगा और वहाँ पर पेइंग क्लास भी रहेगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि वहाँ पर मैं गवर्नमेंट की जो स्कीम है, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य जन योजना, वो भी बहुत जल्द ले आऊँ, सारी सर्विसेज भी ऐड करूँ। टू स्टार्ट विथ वो हॉस्पिटल मैं सिर्फ गायनिक और पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी के लिए शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूर उसमें हम चैरिटी का बिल्कुल प्रोविज़न रखेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। सर, डॉक्टर है, आप चैरिटी का काम करेंगे, एक हॉस्पिटल खोल रहे,
आजकल हमारे मुल्क की सियासत भी बीमार बीमार सी है सर, जहाँ जिनके दिलों में नफ़रतें बहुत ज़्यादा हो गई है, खून खराबा, साजिशें, ये सारी बातें हमको सियासत में, तो एक सियासी शऊर रखने वाला और एक डॉक्टर के नाते आप उस फील्ड में जाकर उस जो ये बीमारी हो गई है, कहाँ उसका इलाज करने का सोच रहे हैं क्या? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सियासत बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है और बीमार होने के साथ साथ 100% नफ़रत अंगेज सियासत हो चुकी है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से, अपने मफाद से उसकी लीडरान बात करते हैं। तो मेरा अपना भी ये मानना है कि जब खुलफाए राशिदीन रहे हैं तो वो लोग भी खलीफा जब बने हैं तो जाहिर सी बात है वो भी एक सियासत का हिस्सा रहा है। तो हमारे पास में खुसूसन पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे होने से समझ नहीं आती है। समझ एक इनर, हाँ, एक बाशऊर जो इंसान होता है तो वो उसके पास एक समझ होती है, देना चाहे देता है। तालीम से तो सिर्फ एक आपके पास कागज़ आता है डिग्री का, लेकिन कुछ जहन खुल जाता है। तो जो खुले जहन के लोग हैं, समझदार लोग हैं और जिनके पास में एडेड डिग्रियां भी है, तो इन लोगों ने सियासत में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब तक कि हम लोग पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक, जब आप कहते हैं कि सियासत बीमार है और ख़राब है, तो फिर आपको उसको अच्छा करने, इलाज करने के लिए अच्छे लोगों का वहाँ आना बहुत ज़रूरी है। इलाज कर सकते हैं जी, जब आप इस काबिल हैं कि आप वहाँ जाकर इलाज कर सकते हैं तो ज़रूर आपने एक्टिव सियासत में हिस्सा लें। ये नहीं कि इलेक्शन लड़े। एक्टिव सियासत का मतलब ये है कि आप सही तरीके से ये रहनुमाई करें कि आपका नुमाइंदा कौन हो, आप किसको अपना नुमाइंदा चुने, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप अपना हमदर्द समझ सकते हैं, कहाँ पर आपकी दिल आज़ारी कम हो सकती है। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस तरह भी आप सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। सर सवाल, सॉरी माफ़ करना, सवाल ये है कि सब जब इलेक्शन आता है तो ऐसा लगता है कि सारे ही पार्टियों को गरीबों की बहुत ज़्यादा फिक्र है और सारी जो सियासी जमातें हैं वो गरीबों को ये बताने में कामयाब हो जाती है कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमें वोट दीजिए। साहब, ये सरासर गलत बात है कि पार्टियों को गरीब लोगों से हमदर्दी होती है। दरअसल इलेक्शन के नज़दीक तो यही माहौल हो जाता है। जी, वो माहौल बनाया जाता है और अवाम का और आम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो कब तक के सियासतदानों के तकरीरों से बेवकूफ़ बनेंगे। भाई, मैं हूँ, आप हैं, कैमरामैन हैं, जितने हम जैसे लोग बैठे हैं, हमको ये चीज़ समझ आती है और एक आम से आम इंसान उसको भी समझता है कि कौन झूठ कह रहा है, कौन सही कह रहा है। मेरी आपके ज़रिए से सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप जज्बाती ना हो, बहकावे में ना आए। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने और ख़ामी हमारे समाज में जो पाया हूँ, समाज से मुराद ये नहीं मैं मुस्लिम हिंदू कह रहा हूँ, नेशन, पूरी अवाम, उनके लिए कि जो गली के छोटे लीडर होते हैं स्पेशली, वो बड़े लीडर से जो है एक पैचअप करके जो है आपका सौदा कर लेते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है। असल में जो बड़ा लीडर होता है वो आप तक पहुंच नहीं पाता है, आम आदमी तक के, तो वो एक बीच की कड़ी बनाता है छोटे लीडर की, और वो छोटा लीडर आपसे झूठे और सच्चे वादे करता है। उनके साथ उनके अपने मफाद जुड़े हुए होते हैं और आप उनके साथ बहक करके उस वक्त ये तय नहीं कर पाते हैं कि सरासर गलत कौन है और सही कौन है। और जिस तरह आपको समझाया जाता है उस तरह उस वक्त आप रौ में बह जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, और उसका नतीजा ये है कि आज तक हमारा मुल्क और हमारे लोग ना तरक्की कर पा रहे हैं, ना हमको सहूलियत मिल रही है। मैं ये मानने वाला शख्स हूँ कि हमारे मुल्क में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो, हमारे मुल्क में कोई प्राइवेट स्कूल ना हो, हमारे मुल्क में कोई प्राइवेट एजेंसी ना हो। हमारे पास हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के हो, हमारे स्कूल्स गवर्नमेंट के हो, हमारे कॉलेजेस गवर्नमेंट के हो, हमारे सर्विस प्रोवाइडर सारे गवर्नमेंट के हो, तो सारे करप्शन भी बंद हो जाएंगे, सब फ्री हो जाए। स्कूल्स एजुकेशन अगर फ्री हो जाएगा तो आपका जो पहला सवाल मेरे शोबे से भी रिलेटेड था कि बहुत पैसे देना पड़ते हैं, पैसे नहीं देना पड़ेंगे। आप रैंकिंग सिस्टम पर आ जाइए, आपको हॉस्पिटल में बिल नहीं देना है। जिस तरह दिल्ली में उन्होंने एक मॉडल बनाया है, मैंने पहले गल्फ़ में काम किया हूँ, सऊदी अरब में भी और ख़तर में भी, दोहा ख़तर में। वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज पूरी फ्री हैं, गवर्नमेंट सब कुछ फ्री प्रोवाइड करती थी। मैं वहाँ जॉब करता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मुझे गवर्नमेंट सैलरी देती थी और हम पेशेंट को ट्रीट करते थे। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी सियासत इतनी सेहतमंद हो और इतनी समझदार हो कि हम सारी चीज़ें आवाम को फ्री में मुहैया करें, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए। तो उसके लिए हमको सियासत में हिस्सा लेना ही चाहिए। दुआ करते हैं जैसे जिस तरह आपने कहा कि सियासत समझदार हो जाए। लेकिन आज सर, जहाँ हमारी डेमोक्रेसी में जहाँ नफ़रत के लिए या एक दूसरे से भेदभाव करने के लिए या किसी को कत्ल करने के लिए, लिंचिंग करने के लिए कोई जगह नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बावजूद ये सारी बातें हो रही है और एक्शन कुछ नज़र नहीं आता।
तो बेचैनी होती है आपको भी? बेइंतहा बेचैनी है। इंसानियत के ख़िलाफ़ अगर कोई काम होगा तो एक बेसिक सी बात है कि हर इंसान जो नरम दिल इंसान है, जो इंसान कहलाने के लायक है, उसको बेचैनी होगी। जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जो इसको बहुत ज़्यादा इसकी तायीद कर रहे हैं, जो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग मेरी नज़र में इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। ये लोग हैवान से भी बदतर हैं। आप ये जानते हैं कि हम जब नॉनवेज खाने के लिए किसी जानवर को ज़ुबा करते हैं तो उसके साथ में भी नरम दिली का है हमारा जो है एक रवैया होता है कि पानी पिलाए और अल्लाह के नाम से उसको ज़ुबा करे, क्योंकि वो एक फितरी चीज़ है कि वो हमको उस तरह से अल्लाह ने एक साइकिल बनाई है खाने पीने और सर्वाइवल के लिए। लेकिन जो मॉब लिंचिंग है उसमें जिस तरह का रवैया लोगों के साथ, इंसानों के साथ होता है, वो लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इसकी मुझे बहुत बेचैनी है। लेकिन जो सियासी पार्टी का सपोर्ट लेकर लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उस सियासी पार्टी को जो लोग सपोर्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। उसमें जो ऑफिसर्स उसमें सपोर्ट करते हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार है। और ख़ुसूसन आपका मीडिया उसको इस तरह से प्रेजेंट करता है कि लोगों के जहन में ये बात ही नहीं रही थी कि मॉब लिंचिंग हुई है। आप जिस वक्त में जो मुद्दा होता है उस मुद्दे से हटकर उस मुद्दे को उठाते हैं, आपसे मुराद आपकी नहीं है, नेशनल लेवल का मीडिया जो है या जो लोकल लेवल का मीडिया है, तो वो उन मुद्दों को उठाते हैं कि आपका मेन जो मुद्दा होता है वहाँ से भटक जाते हैं। आप पूरा स्टडी कीजिएगा तो अगरचे कि मीडिया बहुत ईमानदारी के साथ काम करे तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कंट्रोल में आएगी, चाहे सियासी हो, चाहे हेल्थ की इशू हो, चाहे एजुकेशन का हो या नफ़रत वाला हो, मॉब लिंचिंग का हो, नुकसान पहुंचाने वाला हो। हर चीज़ में आपका, हमारा, सबका बराबर का किरदार होना चाहिए। मीडिया का बहुत अहम किरदार है और जो इत्तेफाक से पिछले 6-7 साल से जो मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा है। सर, जो सेकुलर जमातें हैं और जो सेकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो भी ऐसी ताकतों को रोकने में सक्षम नहीं नज़र आते हैं अभी। तो और लोग हिस्सों में बंट गए हैं, ज़ात में, जमात में, छोटे छोटे मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस तरह के जो छोटी छोटी जमातें हैं उसमें बंट गए हैं और हर कोई अपने ही हिस्से की बात कर रहा है, अपने ही लोगों की बात कर रहा है, जबकि डेमोक्रेसी में सोच सारे लोगों को साथ लेकर चलने के लिए बनाया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसा ही है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो सेकुलर जमातें हैं वो उनको किस तरह देखते हैं आप? उनको कहाँ कमज़ोर नज़र आते हैं आपको? दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो कुछ हर जमात ये कहती है कि मैं सेकुलर हूँ। सबसे पहला तो मसला ये है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सेकुलर है और कौन नॉन सेकुलर है। मेरे जहन में ये है कि कभी भी मज़हब के नाम से या ज़ात के नाम से कोई बंटवारा ना हो। मज़हब के नाम से और ज़ात के नाम से कोई चीज़ ना मांगी जाए। जैसे मैंने कहा कि आपने, मैंने हर चीज़ अपनी काबिलियत से और अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांगनी चाहिए और जहाँ नहीं मिलती है वहाँ पर उसको अपना हक़ समझकर लेने की हर तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल से कोशिश करनी चाहिए। जितने भी लोग अपने सियासी मफाद के लिए ज़ात और धर्म में लोगों को बांट रहे हैं, आप उन लोगों का बायकाट करें। ये मेरी अपील है आम लोगों से, उनका बायकाट करें और उनको धुतकार दे पूरी तरह से। अब रही बात सेकुलर जमातें जहाँ पर थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि सियासी लोग मुल्क नहीं चलाते हैं। दरअसल मुल्क चलता है ब्यूरोक्रेसी से और ब्यूरोक्रेसी के अलावा आजकल जो बिजनेस हाउसेस है वो भी मुल्क चला रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो बिज़नेस हाउसेस है असल में वो लोग कौन सी जमात चुनकर आएगी उस पर वो फाइनेंस करके वो लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी असल में सरकार होती है। IAS ऑफिसर, UPSC सेलेक्टेड ऑफिसर्स जो होते हैं, IRS, IFS, UPSC से IPS, असल में ये सरकार है, ये गवर्नमेंट है। तो हमें ये चाहिए कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स हैं बेसिकली वो लोग ईमानदार रहें। तो मुझे ये लगता है कि सबके साथ जस्टिस होगा। जितने भी सियासतदान हैं ये लोग टेम्पररी होते हैं, यानी आप MLA MP हो या मिनिस्टर हो, आपकी साल 2 साल से लेकर 5 साल तक की एक टर्म होती है। कभी बीच में गवर्नमेंट गिर जाए तो 5 साल से कम और मैक्सिमम 5 साल। कुछ लोग जो चिपक जाते हैं 20-20 साल, 25-25 साल भी रहते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये सब मफाद परस्त लोग जो बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं जमात को सेकुलर और कम्युनल में तफरीक नहीं करके बताऊँगा। हर इंसान अपने आप को सेकुलर कहता है और आपको ये तय करना है कि कौन सेकुलर है और कौन नॉन सेकुलर है।
असल में ये सेकुलर वर्ड बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। जैसे मैंने कहा हम इंसान हैं, तो इंसानों को इंसानों के लिए काम करना है, और इंसानों के साथ साथ हमको तो बेज़ुबान जानवरों के लिए भी काम करना है। तो मुझे लगता है इस पर हम अगर गौर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप एक कामयाब डॉक्टर है, एक बाशऊर शख्सियत है, जैसे कि आपकी बातों से हमको भी ये महसूस हुआ है। आज के आने वाले नौजवान जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, जो सियासत में जाना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे सर आप, इस सारे माहौल को मद्देनजर रखते हुए? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी तारीफ़ की। अल्लाह करे कि हम इस पर खरे उतरे इंशाअल्लाह। नौजवानों से, मिडिल एज लोगों से और बुज़ुर्गों से सबसे मेरी ये अपील रहेगी वापस से कि आपको अपने तौर पर ये बात सोचना पड़ेगी, अगरचे कि मैं या कोई और बहुत सारी तकारीर करते हैं तो आप हमारे इन्फ्लुएंस में ना आए। सबसे पहले शुरू तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप स्पीचेस सुनने के बाद में किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। आपको ये तय करना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, बिकॉज़ अल्लाह ने हर इंसान को बाशऊर बनाया है। कुछ लोगों ने ये भी कहकर ठेका लिया हुआ है कि मैं समझदार हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। आपने कई मरतबा मुझसे कहा है पढ़े लिखे लोग, पढ़ने लिखने से, हमने पहली बात की, शऊर नहीं आता है। पढ़ने लिखने से कुछ दिमाग खुलता है, लेकिन हर इंसान बाशऊर है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि आप अपने तौर पर ये मुहासिबा करें कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। और हर इंसान को आज के बाद अगर वो मेरी बात को समझ सक रहे हैं तो वो ये तय कर ले कि हम सरकार से या गवर्नमेंट से, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही हो, ये डिमांड करेंगे कि हमको प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म करना है। मैं 2 प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक होते ये कह रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल मैंने बंद करना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर हमारे पास एक जमहूरियत होने की वजह से सियासी गलबा बहुत ज़्यादा होता है, तो हर शख्स ने सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। जैसे आपने वो किसी एक बड़े पॉलिटिशियन का कौल सुना हुआ है कि जो लोग कहते हैं कि वो सियासी नहीं है, दरअसल वो लोग कमज़ोर होते हैं। सियासत में 2 ही लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, एक बुज़दिल और दूसरे खुद गर्ज। ये आपने कौल सुना हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स सियासी होना चाहिए, हर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हर शख्स सियासी शऊर के साथ होना चाहिए। लीडर कुछ ही लोग बन सकते हैं जिनमें वो काबिलियत हो और जिनकी वो ख्वाहिश हो, और उनकी किस्मत भी होनी चाहिए कि वो कामयाबी हासिल करें। मिजाज हो जो लोगों को बेवकूफ़ बना सके। मैं फिर से कहूँगा, बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ ना हो। आप कह रहे हैं मुझसे कि मैं लोगों से ये एक अपील करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि लीडर वो बने जो हक़ पर रहे, जो सच्ची बात करे, और जिसको आखिरत का डर हो कि मुझे मरने के बाद भी हिसाब देना है। और बहुत अच्छी बात हो कि पहले से सियासतदान बहुत वेल ऑफ हो। मैं आपसे ये कहूँगा कि चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो किसी समाज का संत, महात्मा, मौलवी हो, हर इंसान की अपनी ज़रूरियात होती है। तो जिनकी अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी हो जाए, यानी उसको एक आम ज़बान में कहते पहले से पेट भरा हुआ अगर हो, वेल ऑफ हो, तो मुझे लगता है वैसे शख्स ने सियासत में आना चाहिए और उसने अपने मौजूदा दौलत या स्टेटस पर इक्तफा करते हुए अपने जेब से पैसे लगाने का ख्वाहिशमंद हो कि मैं अपने लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कि मैं सियासत में आकर पैसे कमाऊँ। अगर ऐसी सोच वाला इंसान आपकी लीडरशिप करना चाहता है तो मुझे लगता है वैसे शख्स के बारे में आपने सोचना चाहिए कि वेल ऑफ और यानी खुद गर्ज ना हो, बेगर्ज शख्स हो, तो आप उसके बारे में सोचें कि ये मेरा लीडर बने। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सियासत ज़रूरी है, सियासत में जो नहीं आता है वो कमज़ोर होता है या खुदगर्ज होता है। जैसा कि सर ने बताया, किसी का कौल है वो, सबका वतन तो एक है, सारा चमन तो एक है, तारे हैं अनगिनत मगर नील गगन तो एक है। दोस्तों, ऐसे लोग जो अपनी एक सोच रखते हैं, जो अपनी ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुजार रहे हैं, और ये लोगों से जो कुछ वो सोचते हैं वो उनकी सोच आप तक पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे एक अपील करता हूं दोस्तों, आज दुनिया को मोहब्बत की कमी है, बड़ी शिद्दत से मोहब्बत की कमी है। खुले दिल वाले लोग, खुले दिल वाले दोस्त और खुले दिल वाले लोगों से बात कर कर यकीनन थोड़ा सा सुकून मिलता है। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए
मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।